नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का नया विषय अक्षांश व देशांतर रेखाएं लेके आ चुका हूं। देखिए ये विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी में किसी स्थान की जब भौगोलिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो वो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। और ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक प्रकार की वर्चुअल लाइंस, काल्पनिक रेखाएं होती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो अक्षांश व देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है और इन्हीं रेखाओं के द्वारा पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति है उसका निर्धारण किया जाता है। अब दो प्रकार की रेखाएं होती है, एक होती है देशांतर रेखाएं, दूसरी होती है अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची होती है, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं या बोलेंगे उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती है उनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। भैया लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग में है तो क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस। दूसरी होती है आपकी अक्षांश रेखाएं। कौन सी होती है भैया? अक्षांश रेखाएं। ये कैसी रेखाएं होती है? तो ये भी वर्चुअल लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। तो जो रेखाएं ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची गई होती है उन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं या लेटीट्यूड, देखो लेटा हुआ भी व्यक्ति ऐसा होता है तो इन रेखाओं को क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड। तो ये तो आपको दोनों बातें पता चल गई कि देशांतर रेखाएं कैसी होती है और अक्षांश रेखाएं कैसी होती है। अब बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं से बने हुए जाल को क्या कहा जाता है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बने हुए जाल को ग्रिड कहा जाता है। पहले हमने बताया अक्षांश रेखाएं क्या होती है, कहां से कहां होती है। उत्तर से जो है पूरब से पश्चिम आपकी अक्षांश होती है और उत्तर से दक्षिण आपकी कौन सी होती है? देशांतर होती है। और इन दोनों से जो बना हुआ गुंदा हुआ जो जाल होता है उसको ग्रिड कहा जाता है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बने हुए जाल को ग्रिड कहते हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है। अच्छा, अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी आर्ट्स कमीशन या जीबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, प्लस आपको इसमें एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट, फुल स्टडी मटेरियल आपको इसमें रहने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। तो आप इस नंबर पे जुड़कर हमसे जो है वो पूरी जानकारी पा सकते हैं इस बैच की और हमसे बैच परचेज कर सकते हैं 7876145409। अब हम सबसे पहले मेन जो हमारी अक्षांश रेखा है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे ग्लोब बना दिया है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है ये अक्षांश रेखा है। इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर लाइन कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। सीधा क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से ऊपर जो पूरा एरिया बच गया इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो एरिया बच गया इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर है और 90 ही दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी कहाँ पर है? 90 दक्षिणी अक्षांश में है और 90 ही उत्तरी अक्षांश में है। ये भी आपको पता चल गया होगा। अब जितनी भी अक्षांश रेखा 0 डिग्री के ऊपर उत्तर में होगी उनको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे और जितनी भी नीचे होगी उसको दक्षिणी अक्षांश बोला जाएगा। एक एक बात को समझना है, एक एक बात स्टूडेंट समझेंगे मेरे बच्चों तो चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो अगर बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की, तो इस रेखा को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। भूलना नहीं है, आप अगर कर्क रेखा याद रखोगे वहाँ हिंदी में ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दे देता है, लेकिन गलती करने की आवश्यकता वो बच्चे करते हैं जो ध्यान से नहीं पढ़ते। तो याद रखना कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा है, तो गलती नहीं करेंगे, बोलेंगे गुरुजी ने बोली है कर्क रेखा। जिस प्रकार 23.5 डिग्री में उत्तर में एक कर्क रेखा है, उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा है जिसको बोला जाता है मकर रेखा। और मकर रेखा, इस रेखा को भैया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। अगर कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को बोला जाता है। जिस प्रकार 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में रेखा थी, उसी प्रकार 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो रेखा है उस रेखा को बोला जाता है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा कहाँ पर है? तो आर्कटिक रेखा आपके 66 डिग्री कहाँ पर है? आपके उत्तरी अक्षांश में है। और अगर बात की जाए
66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में कौन सी रेखा है, तो बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक वृत्त है। भैया गलती फलती करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो 5 रेखाएं आपको याद रखनी है। पहले पढ़ी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं होगी 0 डिग्री के उत्तर में होगी उनको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, नीचे होगी उसको दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जाना जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। और अगर बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है उस रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। इस बात को आपने याद रखना है। तो अगर बात करें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा की तो है अंटार्कटिक रेखा, और अगर बात करें आपकी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तो है आर्कटिक रेखा। तो ये भी आपको दोनों की दोनों पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आज बात करने वाले अक्षांश रेखाओं की जिनको लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। अगर बात करें भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर जो रेखाएं खींची गई है, ग्लोब पर कैसे खींची गई है, पूरब से पश्चिम। तो ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बन सकता है कि भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, तो भूमध्य रेखा के समांतर होती है। और कैसे होती है, पूरब से पश्चिम होती है, और पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई ये वर्चुअल लाइन से काल्पनिक रेखाएं है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में, ये यहाँ पे भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में और दक्षिण में 1-1 डिग्री, मान लो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 उत्तर में है और 90 ही कहाँ पर है, दक्षिण में। तो याद रखना है भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में कितनी अक्षांश रेखाएं, तो बोलेंगे 90 अक्षांश रेखाएं हैं। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर दोस्तों बात करें कि 2 अक्षांश रेखा, मान लो एक अक्षांश रेखा 1 डिग्री पे, दूसरी 2 डिग्री पे, तो इनके बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होती है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, एक तो ये होगी, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। इसके ऊपर 90 होती है और 90 ही क्या होती है, नीचे होती है। तो 90 और 90 कितनी होती है, 180 और 1 181। तो कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या ग्लोब पर होती है वो 181 होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। लेकिन अगर एक चीज़ होती है, जैसे कि ये यहाँ पर क्या है, हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, ये कैसी होती है, गोल होती है। यहाँ तक जाते जाते ये ना ऐसे बन जाता है, एक पॉइंट बन जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए, क्या बोलेंगे, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मान लो ये यहाँ पे, इसको भी बिंदु माना, इसको भी बिंदु माना, इनको बिंदु मान लिया जाए तो एक अक्षांश रेखा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितनी रह जाएगी, 179। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कुल अक्षांश रेखाएं पूछेगा तो 181 है, लेकिन अगर पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अगर बिंदु मान लिया जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी रह जाएगी, 179 रह जाएगी। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला था कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है, लेकिन इस दूरी को क्या कहते हैं, तो इस दूरी को कभी कभार जोन कहा जाता है और हिंदी भाषा में इसको कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध। तो जोन या कटिबंध क्या है, तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है उसे ही जो है वो जोन या कटिबंध भी कहा जाता है। गलती करने की आवश्यकता स्टूडेंट यहाँ से ना के बराबर होनी चाहिए। हिमाचल के बच्चे हो, ठंडे प्रदेश के बच्चे हो, याद आपको बहुत अच्छे से होता है। और अगर टीजीटी कमीशन की कोचिंग लेना चाहते हो मात्र 499 रुपये में, पैसा कमाना हमारा बहुत बड़ा मकसद नहीं है, तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा या इक्वेटर होती है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर भूमध्य रेखा की बात करें, यहाँ पर दिन और रात जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसी रेखा जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं तो ये आपकी कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो ऐसी अक्षांश रेखा जहाँ पर दिन रात बराबर होंगे तो वो भूमध्य रेखा। इसकी लंबाई की बात करूँ तो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो 40,075.16 किलोमीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। कितनी है, 40,075.16
किलोमीटर है, इस बात को आपने याद रखना। 16 इसको नहीं पढ़ेंगे, 16 किलोमीटर पढ़ेंगे। अगर भैया क्वेश्चन पूछा जाए कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है, इसीलिए इस दिन पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मैं थोड़ी देर पहले आपको एक मैप से इसको समझाता हूँ। अब 21 जून को क्या होती है, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री कहाँ पर, उत्तरी अक्षांश में। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है कर्क रेखा, और यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी पड़ती है वो पड़ती है आपकी 21 जून को। तो इस दिन पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। भारत भी उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए भारत में भी सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी ठीक कर्क रेखा के एकदम कब पड़ती है, 21 जून को पड़ती है। और कर्क रेखा कहाँ पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में। उसी प्रकार 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, और यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है 22 दिसंबर को। इसीलिए 22 दिसंबर को पूरे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और ऊपर उसी दिन क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। अगर नीचे बड़ा है तो ऊपर क्या है भैया, छोटा है, और अगर ऊपर बड़ा है तो नीचे क्या है, छोटा है। आपको पता होना चाहिए उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। और अगर छोटा पूछेंगे तो उल्टा कर देना है, ठीक है, उल्टा कर देना। अगर नीचे बड़ा है तो ऊपर छोटा है, और अगर ऊपर बड़ा है तो नीचे छोटा है। गलती करने की आवश्यकता नहीं होती है। थ्योरेटिकल इसको देखते हैं। थ्योरेटिकल इसको अगर देखें तो आपको याद रखना है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा के ठीक एकदम ऊपर चमकता है, इसीलिए इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और अगर भैया बात करें 22 दिसंबर की, तो इस दिन मकर रेखा के ठीक एकदम ऊपर जो है वो सूर्य चमकता है, इसीलिए इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए भैया, टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, सपना है मास्टर बनने का, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर बात करें विश्व के सबसे बड़ी अक्षांश रेखा की, सबसे बड़ी काल्पनिक अक्षांश रेखा की, तो क्या बोलेंगे, ये भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा बहुत बार पूछा जाता है कि दुनिया के कितने देशों से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा की बात करें तो दुनिया के 13 देशों से गुजरती है। अगर मैं इन 13 देशों की बात करूं तो इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिपिया, गैबोन, कांगो गणराज्य, 2 देश है। एक आपका प्रिंसिपी है, साओ टोम है, आपका गैबोन है, कांगो गणराज्य है। तो कांगो और कांगो गणराज्य, इन दोनों देशों से। और आप कमीशन की तैयारी करें तो आपको हर एक देश पता होना चाहिए। युगांडा से जाती है, केन्या से जाती है, सोमालिया से जाती है, मालदीव से जाती है, इंडोनेशिया से जाती है, किरीबाती से जाती है। इसके लिए एक ट्रिक है आपको, सोई माई की ब्रो को काकी यू गैबोन। तो सो से सोमालिया, ई से इक्वाडोर, मा से माल्टा, ई से आपका क्या होगा, ई से आपका इंडोनेशिया, की से किरीबाती। तो ये सारे के सारे आपको याद रखना। ब्रॉ से ब्राज़ील, को से कोलंबिया, काकी से कांगो और कांगो गणराज्य, और ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साओ टोम है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है। तो इन 13 देशों से जाती है आपकी दुनिया की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। इसके बाद मैं बात करता हूँ मकर रेखा की। तो मकर रेखा दुनिया के 10 देशों से गुजरती है। अच्छा, मकर रेखा के लिए एक ट्रिक है, PNB, ABC PNB मैम्स। ABC तो आपने बचपन में पढ़ा था, ABC PNB मैम्स। तो ये आपको याद रखना है। तो ए से बोलेंगे अर्जेंटीना, बी से बोलेंगे बोत्सवाना, सी से बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, सी से बोलेंगे चिली, पराग्वे, फिर आएगा नामीबिया और आपका ब्राज़ील। फिर मैम से बोलेंगे मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका। तो दुनिया के 10 देशों से गुजरती है आपकी मकर रेखा, और कर्क रेखा दुनिया के 18 देशों से गुजरती है। एक बार इनको आपने देखना है तो देख लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 18 है कि 17 है, ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इसके लिए मैंने ट्रिक भी आपके बीच लाया था, इनको आप ध्यान से देख ले, ठीक है। तो 5 एम वाले हैं, फिर SUO है, 3 B वाले हैं, 2 C वाले हैं, फिर लॉन है। इनका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि ये बहुत टफ है, इसको आप ऐसे में आपको नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखें कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में दुनिया के कितने देशों से गुजरती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। तो ये देश आपको ज़रूर याद रखने। चाहे अगर मैं बात करता हूँ देशों की, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मुरातानिया, माली, अल्जारिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार,
चीन। अच्छा, ताइवान में संशय है कि ताइवान है या नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं मेरे को। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं जिनको बोला जाता है लैटिट्यूड लाइंस। अगर लैटिट्यूड लाइंस की बात करें तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले ध्रुव होते हैं इन कोनों में, तो क्या बोलेंगे भैया, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं जो होती है, काल्पनिक रेखाएं जो होती है, उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं बोला जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए भैया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तब जाके बात बनने वाली है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कौन सी रेखा मिलाएंगे, तो बोलेंगे भैया देशांतर रेखाएं मिलाती है। अगर बात करें देशांतर रेखाओं की, तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है। अब कैसे होता है, यह है भूमध्य रेखा, यह है ध्रुव। ध्रुव से आप जब भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दूरी नॉर्मल सी बात है घटती जाएगी। तो ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे दूरी कम थी, फिर ज़्यादा हुई, लेकिन जब भूमध्य रेखा से वापस ध्रुवों की ओर जा रहे थे तो दूरी यहाँ पर क्या हो गई आपकी, क्या हो रही थी, दूरी घट रही थी। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी जो है वो बढ़ती जाती है। जब तो जाते हैं आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर तो वह दूरी बढ़ती है, लेकिन जब भूमध्य रेखा से वापस ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दूरी घटती जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है, होशियार सा बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। जो छोटा बच्चा होगा कि जब ये है ध्रुव, ध्रुव से जा रहे भूमध्य रेखा की ओर तब दूरी बढ़ रही है, लेकिन जब वापस जा रहे हैं तो दूरी इनके बीच डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको माइंड में बिठाने वाला कंसेप्ट है। और अगर बात करें हर एक डिग्री के दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी, तो जो दो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है, जैसे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी कितनी बोली थी सर, वहाँ पे आपने 111 किलोमीटर बोली थी। लेकिन अगर बात करें दो देशांतर रेखाओं की, तो दो देशांतर रेखाएं जो होती है इनके बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखनी है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहाँ पर होगी, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम जो दूरी होती है स्टूडेंट्स वो भूमध्य रेखा पर होती है। और कितनी दूरी ये होती है, तो बोलेंगे 111.32 किलोमीटर होती है। अगर बात करें हर एक डिग्री के अंतराल में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई है, ये बात आपको याद रखनी है। और तो कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है कि जो एक डिग्री के अंतराल में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये है आपकी बीच वाली रेखा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, जो कि समय का निर्धारण करती है। तो इसके पूर्व में है 180 देशांतर रेखा, और दक्षिण में भी कितनी है, पश्चिम में भी कितनी, 180। तो पूर्व और पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं, और एक टाइम पे आके ये आपस में मिल जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि कुल मिलाकर कितनी देशांतर रेखाएं होती है, तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी पे होती है, और ये 180 डिग्री पूरब और पश्चिम में होती है। और अगर बात करें 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को हम देशांतर रेखाओं में तो काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ये रेखा जो है वो क्या करती है, इस रेखा को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और यही जो है समय का निर्धारण भी करती है। और अगर बात करें 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा जो होती है, मान लो ये यहाँ पे पूरब और पश्चिम एक टाइम पे इकट्ठा मिल गया, ये है पूरब और पश्चिम, और यहाँ पर मिल रहा है 180 इधर है, 180 इधर है। तो इस रेखा को क्या बोला जाता है, तो इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और अगर बात करें मित्रों किसकी बात करें, अगर बात करें आपके किसकी, 180 डिग्री देशांतर रेखा की, पश्चिमी देशांतर 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा की, पूरब और पश्चिम जब दोनों 180 डिग्री पे मिल जाते हैं पृथ्वी के, तो उस रेखा को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलते हैं भैया, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलेंगे। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आपने बिल्कुल डिटेल से याद रखना है। अच्छा, दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी आपने बोली सर 111.32 किलोमीटर होती है। अब इस दूरी को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये बनता है। तो मित्रों इस दूरी को जो है वो गोरे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में
पूछ लिया गया है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। जिस प्रकार दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को जोन कहते हैं, उसी प्रकार दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को गोरे कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये बातें परीक्षाओं के लिए काम आने वाली बातें हैं। ये बातें वो बातें हैं जो परीक्षाओं में आपको नंबर दिला सकती है। तो अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा देशांतर के आधार पर किसी देश के समय ज्ञात किया जाता है। तो देशांतर रेखा के आधार पर ही किसी देश का समय जो है वो ज्ञात किया जाता है। और विश्व के सभी देशों ने ये सर्वसम्मति से तय किया कि लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाएगा। इसीलिए इस रेखा को जीएमटी लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इस रेखा को जो है वो जीएमटी लाइन भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो सभी देशों ने यहाँ पे सर्वसम्मति से माना। और यहाँ पे क्या बात, तो जीएमटी के आधार पर ही जो है आप जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, इसके आधार पर ही आप किसी देश के समय का आकलन कर सकते हैं। मान लो ये ग्लोब है और ये आपकी जीएमटी लाइन है। तो यहाँ पर जितने भी देश पूरब में होंगे उन देशों का समय क्या चलेगा? आगे। और पश्चिम में जो समय देश होंगे उनका समय क्या चलेगा? पीछे। जो पूर्वी देशांतर में होंगे उनका समय हमेशा आगे चलेगा। जो पश्चिमी देशांतर में होंगे उनका समय हमेशा पीछे चलेगा। भारत आपका पूर्वी देशांतर उत्तरी गोलार्ध में है। ये भारत की स्थिति आपको ज़रूर याद रखनी है, ज्योग्राफी में आपको ज़रूर कराऊंगा। तो भारत जो है वो भारत का समय अभी जीएमटी से हमेशा आगे चला हुआ है। अब समय की गणना कैसे करनी है? मान लो इंग्लैंड में है 0 डिग्री, इंग्लैंड में बजे 12 और कोई देश है 1 डिग्री में, तो उसमें बजे होंगे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर में है तो वहाँ बजे होंगे 12:04, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर का जो मतलब होता है भैया वो होता है 4 मिनट। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि 1 डिग्री देशांतर का मतलब कितना होता है? 4 मिनट। अब कोई देश 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब कोई देश अगर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है तो 15 को 4 से गुना करना है, 15 चौको 60 मिनट, और 60 मिनट बोले तो भैया 1 घंटा होता है। 60 मिनट बोले तो भैया 1 घंटा होता है। और तो मान लो कोई देश यहाँ पे जीएमटी पे है, जीएमटी पे मान लो इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं और कोई देश 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, तो आपको याद रखना वहाँ पे बजे होंगे कितने? 1। जैसे भारत कितना है, तो कोई देश मान लो, क्यों ये ऐसे गणना की गई? क्योंकि 24 घंटे 360 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बराबर होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जब 360 को आप 24 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 15 डिग्री आता है। और 15 डिग्री का जो मतलब होता है वो 1 घंटा होता है। और 360 डिग्री का जो मतलब होता है ना वो 24 घंटे होता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसी प्रकार एक घंटे में 15 डिग्री होता है। जब आप 24 को 360 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? आपका 15 डिग्री आता है। और 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है। तो 15 डिग्री का मतलब कितना होता है? 60 मिनट या 1 घंटा होता है। इस बात को आपने याद रखना, क्योंकि 1 डिग्री का जो मिनट है, 1 डिग्री का जो टाइम है वो 4 मिनट है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप 60-15 या इसको 60 मिनट या 15 डिग्री भी ले सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये भी सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारतीय समय की गणना। अब भारत के समय की गणना कैसे की जाती है? मान लो इंग्लैंड यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा में, अब भारत है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। अब जब पूरब आ गया तो ये तो आपने बोला ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो पृथ्वी है वो पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती, इसलिए पृथ्वी में सूर्य उदय कहाँ होगा? पूरब दिशा में होने वाला है। ठीक है, पश्चिम में नहीं होता। कभी आपने सुना है? ऐसा नहीं होता जी। तो भारत है आपका 82.5 डिग्री में, तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है। और जब आप 82.5 को किससे गुना करते हैं? 4 से गुना करते हैं तो आता है आपका 330 मिनट। कितना आता है? 330 मिनट आता है। और 330 मिनट की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो 330 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे 30 मिनट। क्या होता है? 5 घंटे 30 मिनट होता है आपका 330 मिनट का। जो ये आपको मैं बताना चाहूँ, 330 मिनट का जो मतलब होता है वो देख सकते हो आप, क्योंकि 300 मिनट जो है वो 5 घंटे होते हैं और 330 मिनट 5.5 घंटे होते हैं। तो भारत का समय आगे चल रहा है, क्योंकि भारत पूरब में है। कितना आगे चल रहा है? 5.5 घंटे भारत का समय आगे चल रहा है। एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब जाके चीज़ें समझ आती है, तब जाके चीज़ें पता चलती हैं। अब वापस आते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में। अगर दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा
पे जो है खींचा गया है, ये एक काल्पनिक रेखा है और इसी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो सीधा क्वेश्चन परीक्षा में क्या आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी जो है वो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों को कहा जाता है, जहाँ पे ये दोनों मिलती है पूरब और पश्चिम में। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, तो इस रेखा को 4 बार, कितने बार मोड़ा गया भैया, याद रखना है, इस रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। और जो ये जो रेखा है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है, तो बोलेंगे प्रशांत महासागर से गुजरती है। और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरू मध्य है, तो याद रखना इसके सबसे नज़दीक कौन सा जलडमरू मध्य है, तो याद रखना बेरिंग जलडमरू मध्य इसके सबसे नज़दीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अब कुछ इस विषय के महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम ज़रूर देख लेते हैं, क्योंकि इस विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है वो है अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ से आपकी कर्क रेखा भी जाएगी, मक्का रेखा भी जाएगी और भूमध्य रेखा भी जाएगी, तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन पूछा जाता है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो जो आपकी दुनिया की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, इसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। कौन सी नदी है, कांगो नदी। और मक्कर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की अगर बात करूं तो है आपकी लिम्पापो नदी। कौन सी नदी है, लिम्पापो नदी। तो लिम्पापो नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। और अगर बात करें आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो है आपकी माही नदी। तो तीनों की तीनों आपको याद रखनी है कि एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है वो है अफ्रीका महाद्वीप। फिर है आपका भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो है कांगो नदी। और अगर बात करें मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो है लिम्पापो। और अगर बात करें कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो है माही नदी। तो आज के लिए हमने बहुत थोड़ा सा फास्ट ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा जल्दी से और शॉर्टकट में इसको यहाँ पर थोड़ा जल्दी मोड में जो है किया है। तो अगर आप कोई वीडियो आप इसको स्लो स्पीड में सुन सकते हैं, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, जय शिरगुल महाराज।